सो हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है गुरुकुली स्कूल। और जो कोर्स चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक मोटा मोटा अनुभव लिया था बायोटेक्नोलॉजी का कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है और बायोटेक का आम जीवन में उपयोग क्या है, कितने तरह की बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में क्या क्या यूज़ है। कुछ उदाहरण देखे थे हमने, जैसे आर्टिफिशियल इंसुलिन का एग्ज़ाम देखा था, और शिकूच करके जो प्रोटीन निकलता है वो भी देखा था हमने, जिससे लिपस्टिक बनती है। तो ये सब एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज हमने कहा था कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में स्कोप बताएगा। तो वही चीज़ हमको आज देखना है। इसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन देंगे न्यूक्लिक एसिड का, जो कि सेकंड चैप्टर होगा। तो चलिए पहले हम बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया देखते हैं। चलिए तो बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया की। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड एज ए प्रॉमिसिंग फील्ड। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भारत में भी एक प्रॉमिसिंग फील्ड के रूप में उभर के आया है विद एनॉर्मस पोटेंशियल टू प्रोड्यूस वैल्यूबल प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का पर्पज़ ही है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अभी कोविड-19 में जो वैक्सीन इसकी निकाली जा रही है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, द होल बायोस्फेयर। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग ये है। अब हम देखें, इन इंडिया द एम्फेसिस ऑन बायोटेक्नोलॉजी वॉज लेड ड्यूरिंग द 69th session of the Indian Science Congress, which was held at Mysuru in 1982, where the recommendation by the Science Advisory Committee were sent to Parliament. Okay, तो ये चीज़ है कि जो 69th सेशन हुआ था, जो इंडियन साइंस कांग्रेस का 69th सेशन हुआ था, उसमें जो कि मैसूर में हुआ था, वहाँ पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइंस एडवाइजरी कमेटी SAC के रिकमेंडेशन पे जो था, ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजी किसको? पार्लियामेंट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे बैठती है। तो इस रिकमेंडेशन में हम लोगों ने क्या कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बोर्ड बनाया जाए, जिसको कहते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, जो कि आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एनकरेज रिसर्च इन द फॉलोइंग फील्ड्स। तो ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, जो कि रिसर्च को बढ़ावा देता है। किस क्षेत्र में? टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अल्कोहल फर्मेंटेशन, इम्यूनोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्रीज़ का बड़ा रोल है, जैसे जहाँ पे शराब की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अल्कोहल्स में आपका मेडिसिन भी आ जाता है, इम्यूनोलॉजी है, रिसर्च जो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंजाइम टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है वो चेंज हो गया 1986 में, और इसका नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। एंड वॉज फाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड इनिशिएट साइंटिस्ट टू परस्यू रिसर्च। अब साइंटिस्ट हमारे देश में पैदा तो हो रहे थे, बट ये है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो अपनी रिसर्च को परस्यू कर सकें। तो इसको परस्यू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कई मेथड्स और टेक्निक्स निकाली। ठीक है, और DBT जो है फंड प्रोवाइड करने लगा फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टार्टिंग हमने इस प्लांट से की, क्योंकि हमारी उस समय की डिमांड है, अभी भी डिमांड है, उस समय से लेकर अब तक की जो मेन डिमांड रही है वो फूड से रिलेटेड रही है, क्रॉप प्लांट से रिलेटेड रही है, फसलों से रही है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने प्लांट्स पे फोकस किया। भाई, इंसान की ज़रूरतें पूरी होंगी तभी तो इंसान पे भी रिसर्च करने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके कई इंस्टीट्यूशन बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, NBRI लखनऊ में, बॉस इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बनाई गई। ये स्टार्टिंग जो यूनिवर्सिटीज़ थी इसमें काम किया गया ताकि एक प्रोटोटाइप बनाया जाए, एक स्टार्टिंग जो क्या क्या कहते हैं कि स्टार्टअप हो इस चीज़ पे। तो उसके बाद क्या हुआ? विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, DBT है सेटअप नेशनल जीन बैंक्स। इसके बाद देखा गया कि कई स्पीसीज़ ऐसी थी जो कि काफ़ी अच्छी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, पर मेन पर्पज़ ये था कि उसको
उसको उसका जो जीन है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे बॉडी में ही कुछ ऐसे जीन्स आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनको क्या है, जैसे अच्छा पढ़ने वाला जॉब, जो अच्छे ब्रेन वाला जो जीन है, कई लोग पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, अगर उनका जो ब्रेन का जो हाई कैपेसिटी ब्रेन का अगर जीन को प्रिजर्व करा जाए तो आगे चल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ऐसे ऐसे ह्यूमन बींग्स पैदा हो सकें जो रिसर्च कर सकें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च कर सकें और काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकें रिसर्च के फील्ड में। तो उन जीन्स को भी हम प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी ऐसी प्लांट्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी फसल आती है, जैसे आम की अच्छी ब्रीड हो जाती है मैंगो की, तो मैंगो को भी अगर हमको प्रिजर्व करना है तो उस मैंगो को तो हम प्रिजर्व कर नहीं सकते, पर उसकी जो जीन है जो कि उस प्रोटीन को बना रहे हैं, यानी कि उस मैंगो को बना रहे हैं, उसको तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसे प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास जीन बैंक्स हैं, तो जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे जीन बैंक्स होता है, तो जीन बैंक्स हमने बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कहाँ पे बनाए हमने, सी मैप में बनाए हैं जो कि लखनऊ में है, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI त्रिवेंद्रम में, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि न्यू दिल्ली में है। टू प्रमोट द लार्ज स्केल माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ सेवरल वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज सच एज यूकेलिप्टस एंड टीक, DBT फंडेड एंड द क्रिएशन ऑफ पायलट प्लांट्स। ओके, तो अब क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन एक तकनीक होती है जिससे क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम द होल प्लांट्स, ठीक है। एक प्लांट का हम लोग पार्ट ले लेते हैं, उससे आइदर बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या टिश्यू कल्चर के थ्रू छोटे छोटे माइक्रो प्लांटलेट्स हम लोग उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, इसकी ज़रूरत ही पड़ती है कि देखिए पूरा का पूरा पेड़ ले आना तो बहुत डिफिकल्ट है एक जगह से दूसरी जगह। अब क्या है कि कई जगह पे क्या है यूकेलिप्टस भारी मात्रा में होते हैं, पर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे नहीं होते, बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको उसी जगह पे जहाँ पे वो होता है वहाँ पे उसका माइक्रो प्रोपोगेट करें और उसके छोटे छोटे प्लांटलेट्स तो हम लोग ले आ सकते हैं ना, इट इज़ वेरी इजी। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन है, इसको पायलट प्लांट हमने शुरू किए हैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में, टेरी इंस्टीट्यूट जो है वो कि न्यू दिल्ली में, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में भी हमने ये पायलट प्लांट लगाए। चलिए, डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मार्कर हम लोग चेंज कर लें, तो हमने डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। NDRI करनाल में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, ये भी हमने यहाँ पे पायलट प्लांट्स लगाए हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। इन एडिशन टू द CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR बोथ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, CSIR, लेकिन CSIR नेट भी कंडक्ट कराता है। ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दे अलॉन्ग विद दीज इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रमोट करते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़। देखिए ICAR का भी एग्ज़ाम होता है, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन, they recruit JRFs, SRFs, and to for what, for which purpose they recruit JRF and SRF, for research purpose। भाई आपके दिमाग में कोई ऐसी उपज हो सकती है जो कि एक बड़ा रिसर्च में रोल कर सके। कई साइंटिस्ट जिनको अभी हायर किया जा रहा है, क्यों? ताकि वो एक कोविड-19 की मेडिसिन निकाल सकें। तो these things have to be promoted, these things the talent needs to be nurtured। तो इसीलिए जो है ये प्रोग्राम्स करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश इन यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें कदम रख लिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भैया बहुत अच्छी टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी, उस पर हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ओपन कर दिया, विच हैज़ 2 सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब। वन इज़ न्यू दिल्ली, एक उसमें से इंडिया में, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है भारत के पास, ठीक है। और एक ट्रिस्टे इटली में है दूसरा, ठीक है। तो इसने 2 अपने जो सेंटर हैं वो खोले हैं। The table 1.3 provides the information about the few universities institutions where biotechnology taught at the postgraduate level India। अब किसी को बीटेक के बाद एमटेक करना है या फिर बीएससी के बाद एमएससी करना है, तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच कैन प्रोवाइड यू a well facilitated the research centers as well as postgraduate institutes. These should be take into the consideration। ऑल द इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स कराता है न्यू दिल्ली में, ये देखो एम बायोटेक का एक एग्ज़ाम कराता है,
ठीक है, उसकी उसमें जो बंदे बीएससी करे हुए हैं वो एम बायोटेक कर सकते हैं, मास्टर बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं. दे प्रोवाइड ए वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. एंड इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स है, TIFI मुंबई में है. IITs जितने भी हैं इंडिया में वो भी करवाते हैं. ठीक है, PGI चंडीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, दीज ऑल द यूनिवर्सिटीज़ यू कैन take a look upon that after by pausing this video. These universities can provide you the better education for post graduation. Okay, now if we will move forward, we will see since the advent of biotechnology, India has made significant contribution in the field of research. Some of them are as follows: micro production of bamboo, eucalyptus, ये हमने पहले ही बता दिया था. The large scale production of cardamom, ठीक है, पोमग्रेनेट, वेजिटेबल क्रॉप, शुगर केन. तो ये जितने भी इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन है वो करने के लिए जो है माइक्रो प्रोडक्शन किया जाता है. और ये करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसानों के लिए भी और जितने भी रिसर्च चल रही है इंडिया में उनके लिए भी, रिसर्चर्स के लिए भी. डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या है मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ठीक है, जिसमें हम लोग हाई क्वालिटी क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं हाई क्वालिटी जीन्स की, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की इम्प्रूव मास प्रोडक्शन ऑफ फिश मीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग यील्ड ऑफ एट कमर्शियल लेवल ऑफ सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बहुत पसंद की जाती है, चाहे वो साड़ियाँ हों या फिर सिल्क के कपड़े हों. ठीक है, तो काफ़ी पसंद किया जाता है. तो इसके में भी सिल्क का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया सकती है विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. डिस्कवरी ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स तो अभी आप देख ही रहे हैं जो किट्स बन रही हैं किसकी, कोविड-19 की और अदर डिजीजेस, फाइलेरिया, NMOBSS, ये भी विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेल नेक्स्ट इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, डिस्कवरी वैरायटी ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स लाइक तलसुर. देखिए कुछ अभी क्या है कि इंसानों की तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि कुछ जानवरों की भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है इंसानों के रहने के लिए. जैसे कि डॉग्स की जो तादाद बढ़ रही है, और जो आपके जंगली बंदर हैं मंकीज़ वो भी काफ़ी परेशान करते हैं, शहरों में काफ़ी नुकसान करते हैं. तो इनका भी बर्थ कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ केमिकल्स हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि तलसर के नाम से फेमस हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी की एक देन है. डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ वैक्सीन सच एज OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, डेवलप्ड बाय भारत इम्यूनोलॉजिकल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, अलॉन्ग विद द सोवियत कोलैबोरेशन, रशिया के साथ तो बहुत तगड़ा जो है रिसर्च में कोलैबोरेशन है भारत का. तो ये सब अचीवमेंट्स हैं भारत की. यूज़ ऑफ एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इम्प्रूव बफेलो काफ्स. ऑफकोर्स हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बुल्स हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है विद लो यील्डिंग वैरायटी फीमेल काउज से, ताकि जो नया जो इनका प्रोजेनी हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करे, तो हाई यील्डिंग प्रोजेनी पैदा हो सकें. तो इसके लिए एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है. चलिए आगे हम बढ़ते हैं. प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेन की हम बात करें. प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ यीस्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 15% मोर इथेनॉल. ठीक है, यीस्ट के भी ऐसे ऐसे नए नए स्ट्रेन्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ जाए. ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा निकले इथेनॉल. ओके, तो ये भी कोशिश की जा रही है. डेवलपमेंट ऑफ बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर जो कि कम नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को. ठीक है, नाइट्रोजन की जो डिमांड है यूरिया में उसको रिप्लेस कर सके. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर हम आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तो हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है. अब हम देखते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि वीडियो छोटा रहे. अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो न्यूक्लिक एसिड देखेंगे. तो न्यूक्लिक एसिड का मैं एक डेमो आपको यहाँ पे दे देता हूँ. ठीक है, एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ. तो देखिए पूरा बायोटेक्नोलॉजी में जो खेला है वो सिर्फ और सिर्फ टिकता है न्यूक्लिक एसिड पे. दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, DNA और RNA. ठीक है, DNA और RNA ही दीज आर दी सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, एक जनरेशन जैसे जनरेशन 1 से अगर जनरेशन 2 में कोई भी कैरेक्टर जाएगा तो वो वाया DNA और RNA ही जाएगा. अब चूँकि हमारी बॉडी में RNA सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, ये वायरसेस में है, तो DNA इज़ अ सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर बॉडी. ओके, इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी दैट एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे. इफ़ यू मूव फॉरवर्ड वी विल सी न्यूक्लिक एसिड वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. न्यूक्लिक एसिड जब डिस्कवर किया गया फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1871 में, सॉरी
दे स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है। दे स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स एंड आर डिफाइंड एज द लीनियर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड बाय phosphodiester bond. There are two closely related nucleic acids which are DNA and RNA. ठीक है, DNA and RNA are found in all living cells whereas viruses contain either DNA और RNA. DNA और RNA जो है वो हम सब सेलों में पाया जाता है, मतलब कि जबकि वायरसेस में या तो DNA होगा या RNA होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बॉडी में हमारे भी RNA पाया जाता है बट इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर्स हैं वो दे विल ऑलवेज ट्रांसमिट in the form of DNA only. Okay, now if we move forward, RNA consists of about 80 to 2 lakh nucleotides, whereas DNA consists of millions of nucleotides. Now what is nucleotide we will see in the next lecture, but now we will discuss about naturally occurring DNA is double stranded. Okay, जो नेचुरली अकरिंग डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, वेयर नेचुरली अकरिंग आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। हमेशा याद रखिए कि डीएनए जो होता है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए एंड आरएनए हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंड। ऑल राइट, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वेदर इट इज़ आरएनए और डीएनए, द कंपोजिशन विल बी नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप. These three compositions, these three ingredients make a nucleic acid. All right. Okay, nitrogen bases. Nitrogen base is of two types, purine base and pyrimidine base. This is very important. So guys, this is अब आज हम यहीं तक रखते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 और आज हमने शुरू कर दिया न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके, गरीब स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और ऐसे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके जो कोविड-19 के दौर में बाहर नहीं जाना चाहते और घर में सेफ रहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।